बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन बायोग्राफी बुक पार्ट 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। इस किताब की कीमत है 400 रुपये। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी ये किताब मुहैया कर दी जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिस नज़रिए को दुनिया के सिर्फ गिने चुने दिमाग समझ सके थे, इसका ताल्लुक ज़मानो, मकाम, मादा और तवानाई के बाहमी रिश्ते से था। नज़रिया इतना पेचीदा और इसमें इतनी जिद्दत थी कि बाज़ बड़े नामवर साइंसदान को भी इसे तस्लीम करने में ताम्मल था। वो इसकी सेहत के लिए सबूत चाहते थे। सबूत तो मुश्किल था, अलबत्ता एक सूरत ये नज़र आई कि आइंस्टाइन ने जो नज़रिया पेश किया था, अगर वो दुरुस्त हो तो सूरज की सिमत में देखे जाने वाले सितारों का असल मकाम ज़ाहरी सिमत से कुछ हटकर होना चाहिए। आम दिनों में तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में इन सितारों का मुशाहदा करना मुमकिन ना था, मगर जब सूरज ग्रहण लगा हो, चांद का साया सूरज पर पड़ता हो, तो उस वक्त सूरज के करीब के सितारों को देखना मुमकिन हो सकता है। इस सूरत में आइंस्टाइन के नज़रिए की जांच की जा सकती थी। मार्च 1919 में मुकम्मल सूरज ग्रहण लगने वाला था, जिसे अफ्रीका और ब्राज़ील के बाज़ हिस्सों से अच्छी तरह देखा जा सकता था। इंग्लिस्तान से साइंसदानों की 2 टीमें इसे देखने की खातिर इन मुल्कों की तरफ रवाना हुई। ग्रहण सिर्फ 2 मिनट तक रहने वाला था। इसके फ़ोटो हासिल करने के लिए बड़ी आला किस्म के कैमरे और साजो सामान तैयार किए गए। जब ये साइंसदान अपनी मुहिम पर रवाना हुए तो इनके दिल धड़क रहे थे। 2 मिनट के मुख्तसर से वक्फे में अगर खुदा न खासा बादल का कोई टुकड़ा दरमियान में आ गया तो सारी मेहनत अकारत जाएगी, और अगर मुशाहिदे से आइंस्टाइन की बात सही साबित हो गई तो साइंस के इल्म में इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। आइंस्टाइन खुद इन हंगामों से अलग थलग खामोशी से अपने काम में मशगूल था। इससे ना कोई मशवरा लिया गया, ना इसे इस तजर्बे से कोई दिलचस्पी थी। तजर्बे के दूसरे ही दिन इसके दरवाजे की घंटी बजी। एक खास सरकाय ने आइंस्टाइन की बीवी एलिजा के हाथ में एक पैकेट थमा दिया। इसमें वो फोटो थे जो सूरज ग्रहण के वक्त बरतानवी साइंसदानों ने खींचे थे। जब एलिजा ने वो पैकेट आइंस्टाइन के हाथ में दिया तो उस वक्त वो बड़े इत्मीनान से पाइप से धुआं उड़ा रहा था। इसके चेहरे पर कोई इज़्तिराबी कैफियत नमूदार ना हुई। पाइप मेज पर रखकर वो एक एक करके फोटो देखने लगा। एलिजा भी इसके साथ देखने लगी। समझ में तो इसकी कुछ आया नहीं, फिर भी वो देखती रही। फोटो में एक स्याह गोला था जिसके किनारे नाखून जैसा बारीक रोशन हिस्सा था। सारा मंजर तो स्याह था, मगर इसमें एक बारीक बारीक नुक्ते दिखाई दे रहे थे। आइंस्टाइन गौर से इन तस्वीरों को देखता रहा। इसके मुंह से सिर्फ ये निकला, हूँ, खूब, बहुत खूब, हूँ। एलिजा ने अपने मियाँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब। लो, अब तो अपने नज़रिए का सबूत तुम्हें मिल गया ना। आइंस्टाइन ने मुजस्मे सवाल बनकर इसकी तरफ देखकर कहा, सबूत? कैसा सबूत? यही कि तुम्हारे नज़रिए को अब कोई मशकूक नहीं समझेगा। एलिजा ने अपने तौर पर दूर की कौड़ी लाते हुए पते की बात कही। यह सुनकर पहले तो आइंस्टाइन मुस्कुराया, फिर हंसने लगा। फिर हंसी इतने जोर के कहके में बदल गई कि गरीब एलिजा शर्मिंदा हो गई। उसे ख्याल हुआ कि उसने ज़रूर कोई अहमकाना बात कह दी है। वो हकलाती हुई बोली, मैं समझी कि इन फोटो से तुम अपने नज़रिए का पक्का सबूत देकर खुश हो गए। सबूत? सबूत? आइंस्टाइन जो मुश्किल हंसी रोकते हुए बोला, मुझे सबूत कब चाहिए था? जो लोग सबूत चाहते थे अलबत्ता उन्हें मिल गया। आइंस्टाइन को अपने नज़रिए के सही होने पर पूरा यकीन था। उसे सूरज ग्रहण और उसके मुशाहदे से कोई दिलचस्पी ना थी। बरतानवी साइंसदानों की टीम जिन नतीजों पर पहुंची थी उसका अंदाज़ा आइंस्टाइन बहुत पहले लगा चुका था। अलबत्ता उसने आला किस्म की फोटोग्राफी की दाद जरूर दी। आइंस्टाइन के नज़रिए के बारे में अगर किसी किस्म का शक व शुबा था तो वो सूरज ग्रहण की तस्वीरों से बिल्कुल दूर हो गया। गोया आइंस्टाइन की शोहरत का ग्रहण अब साफ हो गया और वह पूरी आबोताब के साथ दुनिया के सामने आ गया। उसका नाम इल्मी हलकों से निकल कर आम लोगों की ज़ुबान पर आ गया। दुनिया भर के अखबारों और रिसालों में इस पर मज़ामीन छपने लगे। इसकी तस्वीरें शाया होने लगीं। इश्तहारबाजों ने आइंस्टाइन और उसके नज़रिए को इश्तहारों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन पाइप, अजाफी सिगार जैसी चीज़ें बाजार में बिकने लगीं। यूनिवर्सिटियाँ और मशहूर कॉलेज आइंस्टाइन को अपने यहाँ बुलाने के मुश्ताक थे। दावतनामों की भरमार हो गई, मगर वो इन सब से ज़रा भी मुतासर ना हुआ। एक दिन बड़ी संजीदगी से अपनी बीवी को समझाने लगा, देखो, इन हंगामों से बिल्कुल ना घबराना, ये सारा तमाशा आर्जी है।
2-4 महीनों में ये लोग मेरे नज़रिए को भी भूल चुके होंगे और ख़ुद मुझे भी। ज़िंदगी भर में आइंस्टाइन से हिसाब लगाने में कहीं चूक हुई तो बस यही। एलिजा अब दुनिया के बहुत बड़े बल्कि सबसे बड़े आदमी की बीवी थी। उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। थैलियों में भर भर कर हर रोज़ डाक आती। इन सब को छाँट कर सिर्फ ऐसे खतूत आइंस्टाइन के सामने रखना जो अहम होते, अखबार नवीसों के काबी आंखों से अपने शौहर को बचाए रखना, ये सब एलिजा की जिम्मेदारियां थी। इस तरह आइंस्टाइन का बहुत सा वक्त ज़ाया होने से बच जाता। वो अपने मामूल के मुताबिक काम करता रहा। ऐसा लगता जैसे उसके बारे में जो हंगामा बपा है इसका ताल्लुक इसकी ज़ात से नहीं किसी और से है। कभी अखबारों में अपनी तस्वीर छपी हुई देखता तो हंसते हुए बीवी से कहता, एलिजा देखना तो ये किस मसखरे की तस्वीर है, भद्दी सी नाक, फैला हुआ मुंह, उसे साइंसदान कौन कहेगा। आइंस्टाइन ने कोशिश तो बहुत की कि किसी तरह अलग थलग रह कर वो सिर्फ अपने काम पर लगा रहे, लेकिन मुसलसल इसरार और अखलाकी दबाव से मजबूर होकर बाज दूर दराज मकामात के सफ़र इख्तियार करने ही पड़े। यहाँ इसको लेक्चर देने पड़ते। ऐसे सफ़रों के दौरान एलिजा बहुत फिक्रमंद रहती, खुसूसन जब वो उसके साथ ना होती। आइंस्टाइन अपनी ज़रूरियात से कतई लापरवाह था और यही बात एलिजा की परेशानी का बायस होती। एक बार आइंस्टाइन सफ़र पर जाने लगा तो बीवी ने उसके सूटकेस में दूसरे कपड़ों के साथ स्याह रंग का सूट भी रख दिया और रुखसत करते वक्त अपने शौहर को ताकीद कर दी, देखो जिस शाम को तुम्हारा लेक्चर हो उस रोज़ काला सूट पहन कर जाना और उसके साथ धुली हुई सफ़ेद कमीज़ पहनना जो मैंने सूट केस में रखी है, और हम मौज़ों का ध्यान रखना, कहीं पुराने मैले मोजे ही पहन कर ना चले जाना। आइंस्टाइन ने सूटकेस उठाया, मुस्कुराते हुए बोले, अजी तुम तो ख्वामख्वाह छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो, इत्मीनान रखो, तुमने जो कुछ कहा है उसी पर अमल करूंगा। वापसी पर एलिजा ने जब सूटकेस खोला तो स्याह सूट और धुली हुई सफ़ेद कमीज जूं की तूं रखी। इस बात की गमगाजी कर रही थी कि वो बिल्कुल इस्तेमाल में लाई ही नहीं गई। अलबर्ट तुमने लेक्चर वाले दिन वो सूट नहीं पहना, एलिजा ने डांट बताई। कैसा सूट? अरे हाँ, ला हौला वला कुव्वता, मैं तो बिल्कुल भूल गया। यकीन मानो मुतलक याद नहीं रहा, उसने बड़ी मासूमियत से आंखों में नकली निदामत का इजहार करते हुए कहा। लेकिन फिक्र ना करो, फिर भी जो कुछ मैंने अपनी तकरीर में कहा उसे सामीन बड़े गौर से सुनते रहे। किसी ने मुझे नहीं टोका कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे। चलिए, इस फलसफे के बाद आगे कुछ कहने की गुंजाइश ही क्या थी। आइंस्टाइन को कभी इसका यकीन नहीं आया कि इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में किया जाने लगा है। एक लेक्चर के लिए उसे पेरिस मदऊ किया गया जिसमें सारे फ्रांस के मशहूर साइंसदान आने वाले थे। हजरत आइंस्टाइन 3rd क्लास में सफ़र कर रहे थे। स्टेशन आया तो उतरकर जलसागाह तक खरामा खरामा पैदल रवाना हो गए। इतना भी ध्यान ना आया कि इनके इस्तकबाल के लिए कमेटी के जो मक्तदर अरकान आए हुए थे वो इन्हें 1st क्लास के डिब्बे में ढूंढते ढूंढते बेहाल हो रहे थे। दोस्तों, चैप्टर 2 हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें और कमेंट करें और हमें ये बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।